हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। एंड द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस का, देखो जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, जो आपके सेकेंड ईयर में आएगा। थर्ड सेमेस्टर, जो सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होंगे, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर। जो यानी आपका पॉलिटिकल साइंस है आपको थर्ड सेमेस्टर में है। तो हम उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आपको बुक है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही है। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं फीचर्स डिस्कस करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन का हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है हमारे लिए। देखो, अगर आप चाहे आगे यूपीएससी का पेपर दो, चाहे सिविल सर्विसेज में जाओ, एसएससी में जाओ, इस टॉपिक में से फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में से, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में से आपको 5 या 6 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स या फिर मेंस में तो पूरा एक पेपर ही होता है सिविल्स में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज वेल एज अगर आप एसएससी में जा रहे हो उसमें भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से सिविल सर्विसेज में जा रहे हो तो वहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं। चाहे एनडीए का एग्जाम दोगे आप, चाहे किसी भी ऑफिसर लेवल का, क्लर्क लेवल तक में भी कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये हर स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ ये पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए, एज अ जनरल लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया के सिटीजन हो। आप किसके द्वारा रूल हो रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रूल हो रहे हैं। तो हम इस चैप्टर में पूरा समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है और इसको बनाया किस तरीके से गया है, कब इसको फॉर्म करा गया, कौन सी असेंबली आई थी इसको फॉर्म करने के लिए, कौन से मिशन के तहत इसे फॉर्म करा गया है, ठीक है, कब इसको अडॉप्ट करा गया, कब इम्प्लीमेंट करा गया, ये सब कुछ आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस नेचर ऑफ पॉलिटी कैसी है हमारी, ठीक है, इसके फीचर्स में क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट है, हमारे लेजिस्लेचर क्या रोल प्ले करता है, जुडिशरी कैसी है, किस तरीके हमने कहाँ से बोरो करा है कॉन्स्टिट्यूशन को, कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये हम सारे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। मेकिंग हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हम इंडिया में नहीं रह सकते। अगर हम रह रहे हैं, सोचो, बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना किसी एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के, तो हम पहले भी तो रह रहे थे। तो उसमें क्या डिफरेंस है और अब की बार क्या डिफरेंस है? अगर सोचो मेरा कोई राइट है, वो इन्फ्रिंज हो जाता है, मैं कहूँगी मेरा जीने का अधिकार है, मेरे को किसी ने मारने की कोशिश करी है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी ये लेके कि मेरा ये राइट था? ये राइट हमारे को दिए कहाँ गए हैं? ये हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। कोई और लॉ बनता है, सबसे बड़ा जो लॉ है इंडिया का, सुप्रीम लॉ है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। जो सारे लॉ आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होंगे। अगर कोई ऐसा कानून ले आती है हमारी सरकार या लेजिस्लेचर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बिल्कुल विरुद्ध होगा या उसके प्रिंसिपल पे नहीं चलेगा, तो ऐसा कानून को हम नहीं अपनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है? आपका सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। ऑल अदर लॉज हैव टू कन्फर्म, जितने भी अदर लॉ होंगे हैव टू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कन्फर्म होना पड़ेगा। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंटेन होता है? लॉ कंसर्निंग द गवर्नमेंट से रिलेटेड एंड इट्स रिलेशन विद द पीपल। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आपको चैप्टर पार्ट 3 में आपको क्या दे दिया? आपको फंडामेंटल राइट्स दे दिए कॉन्स्टिट्यूशन के। आपको 4 में डीपीएसपी दे दिया, 4A में आपको क्या दे दिया? यहाँ इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज भी दे दिया। तो डिफरेंट जो एक रिलेशन मेंटेन करा गवर्नमेंट के साथ, पब्लिक के साथ, किस तरीके से सरकार चलेगी, लोगों पे कैसा रूल होएगा, लोग कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। अब हम देख लेते हैं कि ज़रूरत क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे बड़ी बात है कि वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, की नीड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कंट्री में, सो दैट पीस कुड बी मेंटेन इन द कंट्री में, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। सोचो एक ऑफिस है जहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बस ये है कि आपने यहाँ काम करना है, यानी ये नहीं पता कि आपको हॉलीडे कब है, ऑफ कब आपको मिलेगा, ठीक है, कितने फिक्स्ड आवर्स होंगे, ये अगर आपको कुछ नहीं है तो आप ऐसे ऑफिस में जाना पसंद करोगे? सैलरी का भी नहीं पता, कोई रूल्स रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग भी नहीं है, तो नहीं, ऐसे तो आप उस ऑफिस में जाना पसंद करोगे नहीं जहाँ एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी काम क्या है, नीड क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सोसाइटी में। जैसे अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि सोसाइटी, स्टेट की आपने थ्योरीज पढ़ी हैं, ठीक है, सोसाइटी कैसे आया है, स्टेट और सोसाइटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। रूसो के आपने अगर पढ़ा होगा, रूसो ने क्या कहा था? थ्योरी जनरल विल का था, नेचर ऑफ स्टेट में ना जनरल विल का था। वो जनरल विल क्या है? कंसेप्ट,
कि लोगों का एक पर्टिकुलर विल होएगी, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो वही है ना, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन से हम ओरिजिनेट कर सकते हैं, उस चीज़ को देख सकते हैं हम। अब देख लेते हैं मेकिंग कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। होप आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्यों ज़रूरत है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि समझ आ गया होगा। क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले और उसके फीचर्स देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या। जैसे मैं आपको बोलूँगी एक पर्टिकुलर एक चीज़ के फीचर्स लिखो आप, अगर आपको उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता, आपको मतलब ही नहीं पता, उसकी ज़रूरत ही नहीं पता, तो आपको क्या इंटरेस्ट है उसके फीचर्स जानने में। इसलिए ठीक है। अब देखो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो द फंक्शन ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टार्टेड कब हुआ था, आपको ये डेट्स याद रखनी है। इंट्रोडक्शन में आपने ये डेट्स मेंशन करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखो 9 दिसंबर 1946 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट कब हुआ है काम, 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को आपका बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 47 में तो हमारे को आज़ादी मिली है, और 50 में जाके इसको हमने क्या इम्प्लीमेंट किया है। 49 में कुछ इसका पार्ट हमने अडॉप्ट कर लिया था, वो भी हम देखेंगे आगे। देखो क्या होता है, अब कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बना सकी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकी है। डेट आपको यहाँ याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ है। किसके द्वारा बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। रिकमेंडेशन किसने दी थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए, कैबिनेट मिशन प्लान ने दी थी। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग भी देखो कब बताई गई है इनको, 9 दिसंबर 1946। देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वाज इलेक्टेड एज प्रोविजनल चेयरमैन ऑफ द असेंबली। डॉक्टर जो थे कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उन्हें इलेक्ट करा था प्रोविजनल चेयरमैन असेंबली का। पर 11 दिसंबर को क्या हो जाता है, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बिकम द परमानेंट चेयरमैन बन जाते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, उसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो इसमें ही है आपकी, यही पैराग्राफ है, वेरी इंपॉर्टेंट है दे फॉर द इंट्रोडक्शन एज वेल एज आपको समझना कॉन्स्टिट्यूशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो 13 दिसंबर को क्या होता है, 9 दिसंबर से को बनना शुरू कर, 13 दिसंबर 1946 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं टू प्रोक्लेम इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक। एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करते हैं विच इज एक्सेप्टेड थ्रू डेलिब्रेशन के साथ शुरू हो जाता है, वो एक्सेप्ट कर लिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कितने टाइम लेते हैं, देखो उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बता देंगे इसमें क्या क्या था। उसके बाद कमेटीज बता देंगे कि कौन कौन सी कमेटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यूनियन पावर कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कमेटी ऑन फाइनेंस रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। देखो सबको अपना अपना काम बांट रखा था कमेटीज बना के। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, देखो टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, कौन थे वो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के ये मेंबर्स हैं, आपको ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता ही आता है। जो अगर किसी स्टूडेंट ने कोई एग्जाम दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहाँ पूछते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के 4 मेंबर्स दे देते हैं, उनमें से कहते हैं कि कोई ऐसा मेंबर है जो नहीं है, अगर जिसे नाम पता होंगे वही टिक कर सकता है ना कि ये मेंबर नहीं है, तो आपको ये नाम याद रखना है। देखते तो सबसे पहले कौन से होंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद देखो कौन कौन थे, श्री एन गोपाला स्वामी अय्यर, श्री अलाधी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी हो गए, डॉक्टर मोहम्मद सदुल्ला, श्री एन माधव राव, श्री डी पी खतन हु डाइड इन 1948 एंड वाज रिप्लेस्ड बाय श्री टी टी कृष्णमाचारी। उसके बाद देखो आपको जो मेन आपको याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब करा है। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाया जाता है। अगर आपने कोई स्कूल्स में हो गया आप या कॉलेज में, तो चलो अभी आप जाओगे 3rd सेमेस्टर के, कोरोना में टाइम यहाँ सारा बीत गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होता है, स्कूल्स में भी होता है, कॉलेजेस में। तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे हम बनाते हैं हर साल। क्यों बनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, लास्ट सेशन वैसे कब हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, 24 जनवरी 1950 को। इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था। 26 नवंबर को क्या करा था हमने, देखो 26 नवंबर 1950 को हमने 1949 मतलब कि वही
कब क्या कर लिया था हमने, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, पर 24 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आखिरी सेशन था। या आपने डेट कंफ्यूज नहीं होनी है। कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट करा था हमने और इम्प्लीमेंट कब करा था। अडॉप्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन को करा था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा, देखो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टूक ऑलमोस्ट 3 years 11 months एंड 17 days। यह आपने याद रखना कितना टाइम लगा था आपको। इट टेक्स, ये देखो पूरा है ना, यहाँ इधर आया नहीं, कितना ले 3 years 11 months एंड 17 days आपको लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, 17-18 days, ठीक है। उसके बाद देखो वी अडॉप्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन November 26, 1949 एंड इम्प्लीमेंट कब करा हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, 26 जनवरी 1950 को। रिपब्लिक डे हम बनाते हैं ना 26 जनवरी को, तो इसका मतलब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। अडॉप्ट कब, उसे अपना कब लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जब बना दिया था 26 नवंबर को हमने उसे अडॉप्ट करा और इम्प्लीमेंट कब करा, 26 जनवरी को, ठीक है। अब हम आते हैं बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो कई कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं अनरिटन है, जैसे अगर आप इंग्लैंड की बात करो तो वहाँ का कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, इट्स एन अनरिटन बोला जाता है। पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देयर आर 395 आर्टिकल्स हैं, देखो चलो उसमें अब वो करते गए हैं अमेंडमेंट। 395 आर्टिकल्स जो हैं 12 शेड्यूल से ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड टिल डेट मोर देन 104 अमेंडमेंट्स भी हो चुकी हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन वन है। द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच यू कैन गेट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक और अ पैम्फलेट और यू कैन रीड, क्या आप जिसे पढ़ सकते हो, इसे बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखो क्या होता है, सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें फीचर्स में, देखो द कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है किसी भी एग्जाम में कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, वो आपका यूएसए का, अमेरिका का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहला, ठीक है। और जो ग्रेट ब्रिटेन है उनका क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब देखो अनरिटन कन्वेंशंस क्या होती है। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन नो प्लेस ऑफ कन्वेंशन है, बट कन्वेंशन मेड देयर प्लेस इन इट। कन्वेंशन ने अपना प्लेस बना दिया गया है। सबसे पहली बात पता होना चाहिए कन्वेंशंस क्या होता है। कन्वेंशन होता है कि जिस तरीके से सिस्टम चला आ रहा है उसे चलाते हैं, जैसे कस्टम्स जिसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे को क्या सिखाया आपने, अगर टेम्पल के अंदर जाना है तो आपने क्या करना है, अपने जो स्लीपर्स हो गए, अपने जो सैंडल्स हो गए बाहर उतार के फिर आपने अंदर जाना है, अपने डाइटी के पास जाना है, जो भगवान से अगर आपने मिलना है। तो ये कहाँ लिखा गया है कि आपने चप्पल उतार के ही बाहर जाना, अपने स्लीपर्स उतार के ही बाहर जाना, कहीं भी जाना। ये क्या आपका कस्टम बन चुका है, ठीक है ना, लोग इसे अपनाने लग गया एज रूटीन में। तो वही चीज़ होती है, ये कहीं लिखा नहीं होता। कन्वेंशन क्या है आपकी, एक तरीके कस्टम है जो आपको कहीं लिखा नहीं गया, पर ये क्या, तो ये फेमसली हम इसे मान रहे हैं। तो इस चीज़ के ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ कन्वेंशन है। जैसे अगर देखें जो प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल क्या है, 75 क्लोज 1 है। आर्टिकल 75 क्लोज 1 क्या कहता है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा, प्रेजिडेंट में। पर एक्चुअल में कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को। यहाँ ये वोट पड़ती हैं, उसके हम कहते हैं मोदी को वोट देने जा रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर ना। तो असल में कौन कर रहा है, एक्चुअल पोजीशन में क्या है, द लीडर ऑफ मेजोरिटी। जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा लोकसभा में उसको हम बनाएंगे पीएम, ठीक है। ये है आपकी कन्वेंशन बहुत बड़ी, आगे समझ गए अब आप। उसके बाद डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारा डिटेल है, जिसमें क्या है 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स आ गए आपके पास, 22 पार्ट्स आ गए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सिर्फ 7 आर्टिकल है, हमारे में 395 आर्टिकल है, ठीक है। इन कंपैरिजन करा गया। कैसे आप बोल सकते हो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है ये, क्योंकि देखो इसमें पार्ट 3 में आपका क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको पार्ट 4 में दे दिए गए हैं, ठीक है। इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है, जैसे आपकी नेशनल इमरजेंसी होगी, ठीक है, आपकी कौन सी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी इंडिया में वैसे। नेशनल इमरजेंसी आपकी आर्टिकल 352 में है, ठीक है। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब कि स्टेट जहाँ बोलते हैं, जैसे कि राज्य की सरकार चल रही है तो इमरजेंसी लग जाती है, प्रेसिडेंट रूल जिसे बोलते हैं, उसको ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है। स्टेट के मशीनरी में जब फेलियर हो जाता है तो इमरजेंसी लगती है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में डिस्कस करा गया। तो यहाँ हम बोल सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिटेल है,
डिटेल की हर चीज़ के बारे में डिस्कस करा गया है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद अ प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन किससे स्टार्ट होता है? प्रियम्बल से। देखो 42nd अमेंडमेंट में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो में प्रियम्बल का पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे अगर आपने प्रियम्बल को देखना है ना, देखो हर आप बुक पढ़ते होंगे, एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स रहे हैं तो आपने देखा होगा प्रियम्बल भी आगे लगा होता है, बुक्स के आगे लगा होता है। अगर किसी ने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा, अगर रेफरेंस बुक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, गाइड्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एनसीईआरटी की जो दिल्ली से आती है आपकी बुक्स, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना। प्रियम्बल, प्रियम्बल आपने देखा होगा वैसे। तो वैसे कौन, जैसे आप देखते हो ना बुक के आगे प्रीफेस होता है कि इस बुक के बारे में लिखा होता है कि इस बुक के बारे में हमने क्या, ऑथर लिखता है ना इस बुक में मैंने क्या डिस्कस करा है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम बोलेंगे ना प्रीफेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बुक है, उसका प्रीफेस क्या प्रियम्बल है। कि प्रियम्बल में अगर आपने प्रियम्बल को समझ लिया, अगर आपने प्रियम्बल को देखा तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ गया। मतलब क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा, वो प्रियम्बल में आपको समझाया गया है। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है आपका, रिटन डॉक्यूमेंट प्रियम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आगे है, उसे पार्ट माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो उसमें क्या क्या है, जैसे आप प्रियम्बल को अगर पढ़ोगे तो प्रियम्बल से आपको पता लग जाएगा डिफरेंट आपको। देखो जैसे यहाँ लिख रहे हैं प्रियम्बल हैज इट ओन इम्पोर्टेंस, दैट्स वाई इज नोन ए मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शीशा है कॉन्स्टिट्यूशन का, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और की टू द कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को हम डिटेल में अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर एक नेक्स्ट चैप्टर भी है आपके सिलेबस में, वो वेरी इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल। उसके बाद देखो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कि जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। कैसे हमने डिफरेंट सोर्सेज से अपने अडॉप्ट करा है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। जो चीज़ें हमें अच्छी लगी दूसरी स्टेट से हमने ले ली। जैसे फेडरलिज्म हमने कहाँ से ले लिया, कनाडा से लिया। रेजिडुअरी पावर भी कनाडा से लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। फंडामेंटल राइट्स एंड स्पेशल पोजीशन ऑफ जुडिशरी हमने यूएसए से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फेडरल सिस्टम आपका कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। देखो द मेथड ऑफ अमेंडमेंट, की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड करोगे, वो साउथ अफ्रीका है। इमरजेंसी कहाँ से लिया आपने, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की। या आपने जर्मनी को कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं वेयरमार का कॉन्स्टिट्यूशन, वेयरमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी। बिसाइड ऑल दिस देयर इज आल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आता है आपके सोर्सेज में, ठीक है, ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। क्योंकि सबसे पहले आपका कौन सा बना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था 1935 को। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ज़्यादातर जो उसके प्रोविजंस थे उस टाइम जो पास हुए थे वो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में हम देख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विच जो था आपका कौन सा एक्ट था जो बिफोर इंडिपेंडेंस, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ऑफ इंडिया, वो आपका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब उसके बाद इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन करी गई हैं। सॉवरन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक। देखो मैं आपको इसको टर्म्स को मतलब बता दूं, प्रियम्बल में भी आपको काम आएगी। सॉवरन क्या होता है कि आज़ाद, इंटरनली और एक्सटर्नली रूप से अगर आप पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है तो क्या होगी कंट्री, वो क्या है सॉवरन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई इंडिया में कोई लॉ पास हो रहा है तो उसे क्या पाकिस्तान से पूछना पड़ रहा है कि मैं ये लॉ पास करूँ, क्या हमें चाइना से पूछना पड़ रहा है कि मैं ये लॉ पास करूँ, ठीक है। इसका मतलब एक्सटर्नल रूप से तो हम फ्री है, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ रहा अगर कोई लॉ बनाते हुए। सोचो मैं अब मुझे क्या बोलते हैं, मैं कोई लॉ बना रही हूँ, कोई हमारी गवर्नमेंट लॉ बना रही है, क्या मुझे पंजाब से पूछना पड़ रहा है मैं लॉ बना दूँ, क्या मुझे पूछना पड़ रहा है हिमाचल से, चंडीगढ़ से, ठीक है, डिफरेंट स्टेट से मैं पूछ रही हूँ कि मैं ये लॉ पर्टिकुलर गवर्नमेंट लॉ बनाए, किसी का प्रेशर है लॉ बनाते हुए नहीं। इसका मतलब इंटरनल रूप से भी हम फ्री हैं। इसका मतलब क्या, हमारी कंट्री क्या है सॉवरन स्टेट है। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, देखो सोशलिज्म का कंसेप्ट जो अगर आप देखना चाहोगे, सोशलिज्म कैपिटलिज्म का बिल्कुल अगेंस्ट है। कैपिटलिज्म क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। सोशलिज्म मतलब क्या, वेलफेयर सोसाइटी की बात करते हैं। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपना पढ़ा है इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, आप कैसे कहते हो, कल्याणकारी राज्य। आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक, फ्रॉम बर्थ सर्टिफिकेट टू डेथ सर्टिफिकेट, कौन दे रहा है आपको, स्टेट ही प्रोवाइड कर रही है। आप जा रहे हो बर्थ रजिस्ट्रेशन कराने भी जा रहे हो, ठीक है ना, तो हर चीज़ के लिए वेलफेयर स्टेट है। तो सोशलिज्म का कंसेप्ट होता है यहाँ की स्टेट जिम्मेवारी लेती है कि किसी के साथ न्याय ना हो, जो आपके रिसोर्सेज हैं वो ये नहीं कि
थोड़े हाथों में जाए वो रिसोर्सेज, सबको क्या बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं रिसोर्सेज की, कि जस्ट सबकी जस्ट नीड्स को पूरा कर सके। ये नहीं कि एक करोड़ों रुपए कमा रहा है और एक के पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी ज़रूरत है, रोटी कपड़े मकान की अगर ज़रूरत है, जब भी हमारी क्या डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लागू कर रही है सरकार ने। उसके बाद सेकुलर स्टेट क्या होता है? सेकुलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। इससे आप क्या समझते हो? मैं ये पाकिस्तान को आप बोलते हैं इज इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक लॉज चलते हैं वहाँ। यहाँ कोई पर्टिकुलर लॉ चल रहा है इंडिया में? अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के रूप में पूछूं, यहाँ क्रिश्चियनिटी का लॉ चल रहा है कि आपको इसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगा, आपने किसी का खून करा है, नहीं कुरान में इस तरीके से लिखा हुआ है कि अगर आप किसी का खून करोगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी। मैं मनु कोड अपना हिंदू का कोई कोड या अर्थशास्त्र को उठा के मैं सज़ा दे रही हूँ, नहीं। यहाँ हमारा क्या लॉ चलता है? इंडियन पीनल कोड चल रहा है। सेकुलर मतलब कि इंडिया का अपना लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने अकॉर्डिंगली रन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है सेकुलर मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, हर रिलीजन की अपनी वैल्यू है। वो जो भी कोई लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने रिलीजियस वैल्यू मान सकते हैं, किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करी जाएगी। अगर सोचो इफ़ आई एम बोर्न एज अ हिंदू, इफ़ आई एम बोर्न एज अ मुस्लिम, आई विल बी डाई एज अ क्रिश्चियन आल्सो। इन इंडिया में ये कंसेप्ट चलता है, अगर मैं हिंदू बोर्न हुई हूँ तो ये मेरी इच्छा है कि मैं क्रिश्चियनिटी लेके अडॉप्ट करके मरूँ, या मैं मुस्लिम एज अ मुस्लिम मरूँ, एज अ मैं सिख मरूँ, या मैं हिंदू ही मरूँ। तो ये क्या है? आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है, या आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट है, आपके फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ कोई जो कंट्री है आपके पास जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ कोई कर रहा है कि आप इसी धर्म के हो, धर्म प्रवर्तन नहीं कर सकते, या ये हो रहा है, तो आप क्या जा सकते हो, कहाँ जा सकते हो? आप कोर्ट में जा सकते हो, फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड आप रिट्स इशू करा सकते हो। ये हम आगे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेटिक स्टेट है, जैसे आपकी लोगों का ही राज होता है, डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में देखा गया, जैसे वी द पीपल फॉर, है ना। जैसे प्रेम्बल में भी आपका स्टार्ट आपका वर्ड है जो प्रेम्बल का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया, ऑब्जेक्टिव आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में शो होते हैं कि क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं आपके। तो कौन सोर्स है? वी द पीपल मतलब लोगों की सरकार होगी, कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा, कोई कुछ नहीं है, तो लोग ही हैं। तो डेमोक्रेसी में ये होता है लोकतंत्र। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। रिपब्लिक होता है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, चाहे इलेक्टेड हो आपका वो, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ये आपका रिपब्लिक होता है। वेयर द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए वो, तो अब रिपब्लिक। हमारी कंट्री में क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड होता है, उसका फिक्स टर्म भी है, और पर इलेक्टेड हम प्रेसिडेंट को नहीं करते। जैसे रामनाथ कोविंद जी को हमने इलेक्ट थोड़ी करा है, हमारे एमपीज एमएलएज ने जो सिस्टम है आपका प्रेसिडेंट वाला, हम चैप्टर में देखेंगे, उनका वोटिंग सिस्टम अलग तरीके से, इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट की इंडिया में, उनका जो वोटिंग का सिस्टम है, इनडायरेक्ट इलेक्शन देखते हम। तो पर वो इलेक्टेड तो हो रहे हैं, पर इनडायरेक्ट वे से हो रहे हैं, वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं इलेक्ट हो रहे हैं प्रेसिडेंट। तो जब हमारा हेड ऑफ द स्टेट चाहे डायरेक्टली इलेक्टेड हो चाहे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, पर वो इलेक्टेड होगा, तो हम वो क्या कहेंगे? वो रिपब्लिक है। उसके बाद आपका आ जाए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, देखो राइट्स क्या होते हैं? एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू अचीव फॉर दिस पर्पज के लिए फंडामेंटल राइट्स है वो इंक्लूड हुए हैं आपके पार्ट 3 या चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। बिफोर 44th अमेंडमेंट से पहले क्या था आपके? ये दीज राइट्स थे, तो उसमें आपका राइट टू प्रॉपर्टी भी था। पर उसके बाद 44th अमेंडमेंट से क्या हुआ आपका, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी को आपको सिंपल आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिए गए, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट देखो क्या डिफरेंस है और आपके दूसरे राइट से क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके बेसिक राइट्स होते हैं। अगर आपका कोई भी, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अगर आपका इनमें से कोई भी राइट इन्फ्रिंज होता था आप कोर्ट में जा सकते हो, जस्टिशिएबल है, ठीक है। आपके राइट्स को बचाने के लिए कोर्ट बैठी हुई है, ठीक है। ये नहीं कि दूसरे के उसमें राइट्स में नहीं जा सकते, पर यहाँ क्या आपको प्रोटेक्शन है पूरी इक्वल तरीके से। आपके पास ये जस्टिशिएबल राइट है, आपसे कोई ले नहीं सकता ये राइट किसी भी कंडीशन में।
राइट टू प्रॉपर्टी क्यों हटाया गया? फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारी इंडिया क्या डेवलपिंग स्टेट है, डेवलपिंग कंट्री है। अगर सोचो कैनाल पास करनी है, मेरे पर राइट टू प्रॉपर्टी है, मैंने एक जगह घर बना लिया, अब क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ पैसे दे के वो घर खाली करा लेती है और अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती है। किसी के पंजाब की साइड अगर कोई स्टूडेंट है वो समझेगा कैनाल पास करनी है, अगर उसका खेत बीच में आ रहा है तो ये नहीं, उसे गवर्नमेंट अब कहाँ से पास करेगी कैनाल, तो कहते हैं हम आपको दूसरी जगह ले लो आप, या आपको कंपनसेशन दे देते हैं उन फार्मर्स को, उन जो ओनर्स होते हैं उन्हें कंपनसेशन दे देते हैं, वो कहीं और अपनी ज़मीन या खेती बाड़ी शुरू कर लेते हैं। तो ये आपका कैनाल, ये बिल्कुल मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिए समझने के लिए, क्योंकि इंडिया क्या एक डेवलपिंग कंट्री है। इस तरीके से अगर मेरे पर राइट टू प्रॉपर्टी होता तो इसका मतलब मैं जहाँ बैठ चुकी हूँ, जो मैंने प्रॉपर्टी खरीद लिया, मैं वो खाली नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो देश में, चाहे कुछ भी हो, मैंने वो ज़मीन खाली नहीं करनी है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए तो आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था आपका, उसे कहाँ सिंपल आपका एक लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, ठीक है, पर आपका वो फंडामेंटल राइट नहीं है। सो होप आपको ये समझ आया होगा। देखो राइट टू प्रॉपर्टी एन ऑर्डिनरी राइट कर दिया गया, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। देखो आपको कोई भी चीज़ को समझने के लिए पहले उसकी थ्योरी को आपको या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना जरूरी होता है कि ये क्यों हुआ और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे आगे फ्यूचर में। अगर आपने इन दो कंसेप्ट पे टॉपिक को समझ लिया, चाहे आपका छोटा क्वेश्चन क्यों ना, चाहे बड़ा क्वेश्चन क्यों ना, तो चाहे कोई लाइफ की क्यों ना आपके कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप किसी भी चीज़ में एक्सेल कर सकते हो। ये नहीं कि आपका यही सब्जेक्ट ही होएगा, कोई भी सब्जेक्ट पे आप ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हो कि ये कैसे क्यों हुआ है और इसके आगे इफ़ेक्ट क्या होंगे किसी भी चीज़ में, कि इसका रीज़न क्या थे इसको कराने के, और अगर ये चीज़ मैंने इस तरीके से करी तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। रीज़न एंड इफ़ेक्ट से आपको साथ में चलना है टू बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आइदर आप एकेडमिक्स में जाओ, आप कॉम्पिटिशन में जाओ, जॉब में जाओ, या कहीं भी आप, इन दो चीज़ों पे आपकी पॉलिसी चलेगी, रीज़न एंड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी पहले 10 ड्यूटीज़ थी, उसके बाद आपकी 11 हो गया अंडर आर्टिकल 51A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज ड्यूटी। 2002 में एक ड्यूटी आपके जोड़ी गई है, वो भी हम देखेंगे कौन कौन सी ड्यूटी है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, यह आपकी ऐड हुई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 1976 में हुई थी, जब आपका प्रेम्बल को भी पार्ट माना गया कॉन्स्टिट्यूशन का, तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी, और 2002 में आपकी एक 86th अमेंडमेंट हुई है, आई थॉट कि आपकी एक और ड्यूटी ऐड हुई है वहाँ, तो आपकी 11 ड्यूटीज़ हो चुकी हैं टोटल फंडामेंटल ड्यूटी। आपने मेरे को बताना वो 11th कमेंट सेक्शन में 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, या आप देख लोगे ड्यूटीज। फर्स्ट आपकी ड्यूटी आती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन को आप फॉलो करोगे, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जैसे आप इंडिपेंडेंस डे बना रहे हो, रिपब्लिक डे बना रहे हो, इस तरीके से इस ड्यूटी को हम फॉलो करें, इसका मतलब टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। और इंडिया की आपने सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचा के रखना है। जब भी बोलते हैं देश विरोधी नारे लगाते हैं तो उन्हें अंदर कर देते हैं जेल के, इसलिए ना इस ड्यूटी को देखो वो फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए मतलब टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो, कि आपने नेशनल सर्विस देनी है जब आपको बुलाया जाए। जैसे कोविड इरा में देखो कितने जो पुलिस ऑफिसर्स थे, आपके आईएएस ऑफिसर्स थे, आपके नर्सिंग स्टाफ था, और आपका जो ये सफाई कर्मचारी थे, इनकी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। कहीं कहीं कैंप्स लगे हैं, जो आपके जो आर्मी वाले होते हैं, देखो अगर कहीं विपदा आती है, कोई डिजास्टर आता है, तो इनकी ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं? वो कहेंगे नहीं हमारा तो बॉर्डर पे काम है, हमारे को वहाँ को भेज रहे हैं, हम तो नहीं जाते। टू डिफेंड द कंट्री एंड नेशनल सर्विस, ये वाली ड्यूटी के तहत देखो नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल्स, तो टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडिंग रिलीजन से सब परे पूरे हट के हमने क्या देखना है, इंटीग्रिटी और नेशनल सोवरेनिटी को बचाना है, ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए सब में, ठीक है। रिच हेरिटेज को तोड़ फोड़ नहीं करनी हमने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पे, ये भी आपकी एक ड्यूटी है देखो, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, साइंटिफिक टेम्पर बनाना है हमने अपना, ठीक है, रीजनिंग वाला टेम्पर, अंधविश्वास को नहीं मानना। टू सेवगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर में, एक्सीलेंस के लिए इंडिविजुअल को प्रमोट करना है कलेक्टिव एक्टिविटी के लिए।
हु इज़ अ पेरेंट और अ गार्डियन, ये जो न्यू ड्यूटी ऐड हुई है 11th जो मैं आपसे पूछ रही थी वो ये ड्यूटी है। हु इज़ अ पेरेंट और अ गार्डियन टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करने, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड के लिए, और द केयर मे बी अवॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन की बात कर रही है ये, ठीक है। अब उसके बाद आपकी 10th ड्यूटी क्या आती है, 10th ड्यूटी नहीं, आपका 10th फीचर है जो आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स तो हमारे राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे ये राइट्स नहीं है, ये क्या है, डायरेक्शंस है स्टेट गवर्नमेंट को या एक सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर आप पर्टिकुलर लॉ बनाओगे तो आपने इन जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टिव्स है ना, ये देखो डायरेक्टिव्स हैं स्टेट की पॉलिसी के लिए, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि आपने इस तरीके से बनाने, आपको डायरेक्शंस दिए हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल हो, इतने रिसोर्सेज हो तो आप इन सब चीज़ों को एक पर्टिकुलर पॉलिसी बनाते हुए, जैसे अब वुमेन के रिजर्वेशन की बात आती है, फ्री लीगल एड की बात आती है कि गरीब है अगर कोई केस लड़ना चाहता है तो उसको वकील प्रोवाइड करे, ये कहाँ लिखा गया है, क्यों मैं उसको कॉम्पनसेशन दूंगी, तो ये कहाँ सब कुछ, ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, प्रिंसिपल को मानते हुए स्टेट ने ऐसे कानून बनाए हैं। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके लिए है, स्टेट के लिए है, ये कंपल्सरी नहीं होते हैं स्टेट के लिए कि आपने करना ही करना है, पर अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप इन प्रिंसिपल को निगलेक्ट नहीं कर सकते और आपने ये प्रिंसिपल को मानना है, इसका मतलब ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। ये नहीं कि अगर आपका कोई एक चीज़ लिखी है कि स्टेट शैल एंडेवर इक्वल अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ इतने रिसोर्सेज नहीं है सरकार के पास, सोचो कोई ऐसी सरकार है उसके बाद नहीं है कि वो इतना आपको राशन दे सके, खाना दे सके, तो आप यहाँ नहीं कोर्ट में चले जाओगे कि आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जी ये लिख रखा है सरकार मेरे लिए ये काम नहीं कर रही, आपको ना ये क्या है, डायरेक्शन है स्टेट के लिए, अगर उसके बाद रिसोर्सेज हैं तो वो कर सकती है। इसलिए सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है आपका फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में क्या होता है, एफर्ट्स जो आपके फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, ये सरकार को या किसी इंसान को करना ही पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इसका मेरा कोई भी एक राइट चला जाता है यहाँ से तो मैं सीधा फटाफट कोर्ट में जा सकती हूँ इन्फ्रिंजमेंट का केस करके, ठीक है, ये जस्टिशिएबल ही है। पर डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी आपके नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल मतलब कि अगर ये काम नहीं होता है जो लिख रखा है डीपीएसपी में तो मैं कोर्ट में केस नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। अब उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आफ्टर अ थॉरो डिस्कशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज डिसाइडेड टू अडॉप्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या होता है आपमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो हेड होते हैं, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं हम, जैसे कि ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के आगे। क्लोज रिलेशनशिप किसमें बीच में, तीनों ऑर्गन के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेन्योर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो फिक्स नहीं होता है। टेन्योर आपका क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फिक्स नहीं होता है, जब तक वो मेजोरिटी में लोअर हाउस में एंजॉय करते हैं तब तक वो रहते हैं वहाँ। उसके बाद देखो क्या है, वाइल एज्यूमिंग ऑफिस द मिनिस्टर एडमिनिस्टर द ऑथ ऑफ ऑफिस एंड द ऑथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं वो बाय द प्रेसिडेंट उन्हें दिलाता है, एंड दे आर बाउंड टू कीप द सीक्रेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपकी क्या हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो अब जो फिक्स साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो पहले क्या था कि फिक्स नहीं करा था कॉन्स्टिट्यूशन में, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी मिनिस्टर का जो था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जितने मर्जी वो ले रखते रहते थे। अभी आपने देखा होगा ना, हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, कौन से मिनिस्टर हो गया आपके, डिफरेंट आपके मिनिस्टर्स हो जाते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया आपका, डिप्टी सीएम बनाते रहे, तो डिफरेंट बड़े सारे नेता बनाने लग जाते, दो दो तीन तीन पोस्टर, क्योंकि नंबर तो फिक्स था ही नहीं। तो फिर आपके आगे 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, उसमें देखो क्या होता है, आपका ये नंबर जो है फिक्स करने की कोशिश करी जाती है, फिक्स कर दिया जाता है इस नंबर को। इससे क्या होता है, आपका जो भीड़ जो थी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में ये कम हो जाती है। अब क्या हो गया है देखो, अंडर दिस अमेंडमेंट में द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोथ सेंटर में और जो स्टेट में बनेंगे हैज बीन फिक्स्ड एंड नाउ इट कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इन पार्लियामेंट इन सेंटर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इन द स्टेट, कि 15% जितनी स्ट्रेंथ है आपकी लोअर हाउस की पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसलिए क्या होता है, इन द केस ऑफ स्ट्रेंथ क्या है असेंबली की 60 है और लेस है, देयर कैन मैक्सिमम कितने बनेंगे, 12 बनेंगे, क्योंकि हमने उसका 15% निकालना है, 60 का 15%, जितनी मैक्सिमम होएगी पॉपुलेशन उस स्टेट लेजिस्लेचर में
उसकी असेंबली में उसका 15%, उतने ही बनेंगे। फॉर एग्जांपल दिया किसी में 60 है तो उसका 15% हमने 12 के करीब निकाला है, ठीक है। रिजिड एज वेल एज फ्लैक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम ये नहीं बोल सकते बिल्कुल ही रिजिड है, एक बार लिख दिया गया तो मैं इसे चेंज नहीं कर सकती, या इतना भी फ्लैक्सीबल नहीं है कि मैं रोज इसमें परिवर्तन लेके आ रही हूँ। कैसे मैं कहती हूँ, तो कुछ अमेंडमेंट्स है, जैसे हमने नाम चेंज करना है किसी स्टेट का, मैंने किसी पर्टिकुलर, जैसे आप स्टेट्स के नाम चेंज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट नाम रखते हो, ठीक है, पहले कुछ और था उसका नाम, आप कुछ और करना चाहते हो, तो ये सिंपल मेजोरिटी ऑफ अमेंडमेंट से, सिंपल अमेंडमेंट से आपका हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से। इसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी की इतनी ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको कुछ ऐसी एमरजेंसी लगवानी है कंट्री के अंदर, इतनी बड़ी बात है इमरजेंसी लगवाना, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ए रिजिड यहाँ हो जाता है, तो आपको क्या चाहिए, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी बहुत जरूरी हो जाती है। और वो भी आपको क्या होता है, कौन सी मेजोरिटी के साथ, 2/3 मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं इम्पीचमेंट करनी है किसी की, तो बोल सकते हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है एज वेल एज फ्लेक्सिबल भी है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटी इन स्पिरिट, ये क्वेश्चन आपका देखो आगे हम पढ़ेंगे, ये आता ही आता है। ये अभी आपके फीचर्स है, इन फीचर्स को चैप्टर में भी आगे बांट दिया गया है। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल है फॉर्म में कि काम में, पर यूनिटरी इन स्पिरिट में यूनिटी के साथ बोलता है। फेडरल कौन से फीचर कहलाते हैं और यूनिटरी कौन से फीचर कहलाते हैं। देखो फेडरल कैसे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड है, हमारा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो कोई लॉ है ही नहीं। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट बांटे गए हमने कि यूनियन लिस्ट पे ये बनाएगा, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बनाएंगे, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, लिस्ट बांट दिए गए हैं, ठीक है। दो बाय कैमरल लेजिस्लेचर, आपका लोअर हाउस है, आपका अपर हाउस है, राज्यसभा लोकसभा हो गया। यहाँ स्टेट असेंबलीज में भी आपके 2 बढ़ जाते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो हम यहाँ बोल सकते हैं फेडरल फॉर्म दिखा रहा है कि फेडरल दिखा रहा है। फेडरल का मतलब है सेंटर के पास अपनी पावर है, स्टेट के पास अपनी पावर है। यूनिटरी कहाँ पता लगता है कि जहाँ सेंटर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो कौन से फीचर है जब मैं बोलूँगी कि हमारी कंट्री यूनिटरी है, कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ बोलूँगी, सिंगल सिटीजनशिप से। पहली बात सिंगल से मतलब कि आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ क्या हो जाती है, आपकी सिटीजनशिप स्टेट की अलग लेनी पड़ती है। जैसे मैं पंजाब की हूँ, या मैं हरियाणा की हूँ, या मैं कहाँ की हूँ, मैं डिफरेंट कंट्री, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, हिमाचल हो गया, डिफरेंट आपके स्टेट्स की हो आप, सोचो। तो आपको पहले देखो क्या लेना पड़ेगा, पंजाब की सिटीजनशिप भी लेनी पड़ेगी, अगर मैं पंजाब की हूँ तो उसके अलग से इंडिया की सिटीजनशिप भी लेनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा, आपका फेडरल में आ जाएगा। ऐसा हो रहा है अब आज के टाइम में, नहीं इंडिया में तो नहीं होता। इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। अभी हम कहते हैं ना हम इंडिया के सिटीजन है, इसका मतलब मुझे अलग से किसी दूसरे उसकी सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ रही। चाहे जब मैं सोचो मैं हरियाणा से हूँ, तो ये नहीं कि मैं हरियाणा की अलग से सिटीजनशिप लूँगी फिर इंडिया की अलग से लूँगी, नहीं, इंडिया में ये कंसेप्ट है ही नहीं। इंडिया में क्या सिंगल सिटीजनशिप है कि आप किसके सिटीजन कहलाओगे, इंडिया के सिटीजन कहलाओगे। आप किसी स्टेट के ये 2 सिटीजनशिप पे नहीं बटा। पर अमेरिका में क्या है, आपके सिटीजनशिप बटी हुई, आपको अलग से अपनी स्टेट कैलिफोर्निया जैसे सोचो अगर है अमेरिका में, मैंने एक एग्जांपल दिया ऐसे रेफरेंस, आपको उसकी भी लेनी पड़ेगी, यूएसए की आपको अलग से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या होता है, ड्यूअल सिटीजनशिप्स होगी कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो बटी हुई है। पर इंडिया में नहीं है, आपकी सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे आप क्या कहलाओगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। सिंगल जुडिशियल सिस्टम आपका जैसे कैसे है इंडिया में, ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स आगे, फिर आपके आगे लोअर कोर्ट्स आपके, ठीक है, लोअर जुडिशरी। तो ये क्या हो जाता है, आपका सिंगल जुडिशियल सिस्टम चलता है। गवर्नर्स जो हैं सेंटर अपॉइंट कर रहा है। जैसे पंजाब का गवर्नर कौन है इस टाइम, वीपी सिंह बदनौर जी हैं, तो उन्हें किसने अपॉइंट करा, सेंटर ने अपॉइंट करा। इसका मतलब सेंटर का रोल चल रहा है यहाँ स्टेट में। अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से नहीं चल पाता तो गवर्नर रिपोर्ट लिख के दे देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि उसने तो उसे अपॉइंट करा ना, कि यहाँ की स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो चुकी है, तो आप यहाँ इमरजेंसी लगा दो। इसका मतलब कि सेंटर ने पूरा फ्री थोड़ी छोड़ दिया स्टेट को। तो यहाँ बोलते हैं यूनिटरी पावर है, यहाँ सेंटर पावरफुल है, ठीक है। तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल इन फॉर्म है, यूनिटरी इन स्पिरिट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को वोट देने जाते हो, क्या कौन देने जाता है वोट, 18 से प्लस जितने भी लोग हैं उनका वोटर कार्ड बन सकता है। ये मैं ये तो नहीं कह सकती वुमेन को वोटिंग का अधिकार नहीं है, या इस पर्टिकुलर कास्ट को है इसको नहीं है, नहीं, ये ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं इंडिया में।
इंडिया में जो आर्टिकल 326 प्रोवाइड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन एवरी सिटीजन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज इज गिवन द, उसे क्या मिल जाता है, राइट टू वोट मिल जाता है। इसलिए क्या है, वोट देने का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिला है। सेकुलर स्टेट है, वही बता दे, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करता हमारी कंट्री, सब अपना अपना रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। जो अगर कोई रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहता है, सबके रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है। स्टेट का एक पर्टिकुलर कोई अपना रिलीजन नहीं है, ये इसका मतलब सेकुलर स्टेट है। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स में देख सकते हो, आर्टिकल 25 से 28 अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब कि आपके 2 हाउसेज हैं, लोअर हाउस है आपका, अपर हाउस है। लोअर हाउस आपका कौन सा हो गया, लोकसभा हो गया, और अपर हाउस आपका राज्यसभा हो गया, ठीक है, ये आपका हो जाता है। लिमिटेड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है, पार्लियामेंट आपकी सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है। इसमें आप ये भी डिस्कस करेंगे। देखो इसके जो है ना फीचर्स, वो 35 या 32 के अराउंड है। तो आज हमने जितने डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी के जो फीचर्स हैं वो अपने नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसलिए ज़्यादा ही एकदम लेंथी ना हो जाए वीडियो, इसलिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।